जब भी हम किसी अनफिनिश्ड पेंटिंग को देखते हैं तो उसके अराउंड हमें एक मिस्ट्री नजर आती है। क्या ये पेंटिंग्स एक्सीडेंटली अधूरी रह गई थी या फिर आर्टिस्ट ने जानबूझकर इन पेंटिंग्स को अधूरा छोड़ा था? कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे इस वीडियो में। रीजन कोई भी हो, लेकिन अनफिनिश्ड पेंटिंग्स हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि आर्टिस्ट क्या बनाना चाहता था। और हमें थैंक्स भेजना चाहिए लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो जैसे ग्रेट पेंटर्स को, जिन्होंने कई सारी पेंटिंग्स को अधूरा छोड़ा है। और उसके बाद से तो ऐसा मानो कि पेंटिंग्स को अनफिनिश्ड छोड़ने का एक फैशन चल पड़ा। तो लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो के बाद आने वाले कई पेंटर्स ने पेंटिंग्स को जानबूझकर अधूरा छोड़ा। लेकिन इसके अलावा और भी कई रीजंस होते हैं पेंटिंग्स के अधूरा रह जाने के, जैसे कि पेंटिंग के फिनिश होने से पहले पेंटर या आर्टिस्ट की मौत हो जाना, या फिर जो पर्सन उस पेंटिंग को कमीशन कर रहा था उस कमीशन को बीच से ही वापस ले लेना। अब अनफिनिश्ड पेंटिंग्स का इतना ट्रेंड चला कि इसके लिए एक अलग से ही टर्म बना दी, और उस टर्म को कहते हैं नॉन फिनिटो। नॉन फिनिटो एक टेक्निक है जिसमें पेंटिंग को जानबूझकर या इंटेंशनली अधूरा छोड़ा जाता है। 2016 की बात है, न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में एक एग्जीबिशन लगाई गई। अब उस एग्जीबिशन में दोस्तों क्या हुआ, 190 पेंटिंग्स को डिस्प्ले पर लगाया गया। और मजे की बात यह है कि ये सारी 190 पेंटिंग्स अनफिनिश्ड पेंटिंग्स थी। चलो बिना देरी के अब 15 ऐसी मास्टरपीसेस पे नजर डालते हैं जो किसी न किसी वजह के चलते अधूरी रह गई। 15वें नंबर पर ये पेंटिंग है जिसका नाम है एडोरेशन ऑफ द मागी। ये पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची ने 1481 में बनाई थी। अब आर्ट हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि लियोनार्डो दा विंची इतने ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन थे कि वो अपनी पेंटिंग्स को बीच में ही अधूरा छोड़ देते थे। उनकी आदत थी कि बीच में ही पेंटिंग्स को अबैंडन करके किसी नए प्रोजेक्ट या नए आर्ट वर्क में लग जाते थे बस। तो ये पेंटिंग भी उसी आदत का नतीजा है। 1481 में दा विंची को ऑगस्टीनियन मॉन्क्स ने कमीशन किया ताकि वो एडोरेशन ऑफ द मागी पेंटिंग को बना सकें। अब देखो, एडोरेशन ऑफ द मागी पेंटिंग में जो सीन दिखाया गया है वो बाइबल से लिया है, और इस सीन में 3 वाइज मैन आते हैं और बेबी जीसस को ब्लेसिंग्स देकर जाते हैं। अब कमीशन मिलने के 1 साल के अंदर ही दा विंची ने 7 बाय 7 फुट का पूरा लाइफ साइज पोर्ट्रेट बनाकर रख दिया। जैसे ही एडोरेशन ऑफ द मागी पेंटिंग अपनी शेप लेने लगी, वैसे ही मिलान के ड्यूक की नज़र पड़ी उनकी पेंटिंग पर, और उन्होंने दा विंची के टैलेंट को एकदम से परख लिया। उसके बाद ही मिलान के ड्यूक ने लियोनार्डो दा विंची को एक और कमीशन्ड पेंटिंग बनाने को दे दी, और उस पेंटिंग को आज हम द लास्ट सपर के नाम से जानते हैं। अब आप सोचोगे द एडोरेशन ऑफ मागी का फिर बाद में क्या हुआ? जब लियोनार्डो दा विंची ने ये प्रोजेक्ट छोड़ा तब एक पेंटर फिलिपिनो लिपि को ये आर्ट वर्क पूरा करने के लिए दिया गया। हाँ, लेकिन दोनों ही पेंटर्स के वर्जन इस पेंटिंग को लेकर अलग अलग हैं। आप अपनी स्क्रीन पर फिलिपिनो लिपि और लियोनार्डो दा विंची दोनों के ही बनाए हुए वर्जन्स को देख सकते हो। 14वें नंबर पर आती है द एंटोम्बमेंट। ये भी एक पेंटिंग है जो माइकल एंजेलो ने 1500 से लेकर 1501 के बीच में बनाई थी। अब कई आर्ट हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि माइकल एंजेलो की बनाई ये पेंटिंग दुनिया की सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस अनफिनिश्ड पेंटिंग्स में से एक है। इस पेंटिंग में जो सीन दिखाया गया है वो भी बाइबल से लिया गया है, और इस पेंटिंग में दिखाया ये गया है कि जीसस को ब्यूरी किया जा रहा है। जीसस का ब्यूरियल दिखाया है, यानी सिंपल भाषा में उनको डेथ के बाद दफनाना दिखाया गया है। कंपोजिशन में कई सारे लोग मिसिंग दिखाई देंगे अगर आप पेंटिंग को ध्यान से देखो। अब इस पेंटिंग से रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी ये भी है कि ये श्योर नहीं है कि एक्चुअली में ये पेंटिंग माइकल एंजेलो ने बनाई भी थी या नहीं, क्योंकि माइकल एंजेलो का सिग्नेचर नहीं है इस पेंटिंग पर। लेकिन इस बात से कंफर्मेशन मिलती है कि सेंट अगस्टिनो चर्च में भी माइकल एंजेलो को ही कमीशन किया गया था उनके पैनल को पेंट करने के लिए। जब माइकल एंजेलो ने इस पेंटिंग को अधूरा छोड़ा तो उन्होंने जो कमीशन के पैसे थे वो वापस किए और वहां से फिर फ्लोरेंस चले गए। अभी रुको, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। अब पेंटिंग बनाने के 350 साल बाद, लगभग 350 साल, 1846 में ये पेंटिंग दोबारा दुनिया के सामने आती है। और हमें थैंक्स करना चाहिए स्कॉटिश पेंटर और फोटोग्राफर रॉबर्ट मैकफर्सन का, जिन्होंने इस पेंटिंग का एक पीस ढूंढा जो डिस्ट्रॉय होने बस जा ही रहा था। मैकफर्सन ने उस डिस्ट्रॉय होने वाले पीस को खरीद लिया, यानी कि उसको डिस्ट्रॉय होने से बचा लिया केवल $1 में, और बाद में उसको नेशनल गैलरी को सेल कर दिया $3000 में। हालांकि इस पेंटिंग की एक्चुअल कीमत $3000 से कहीं ज्यादा है। 13वें नंबर पर आती है मैडोना विद द लॉन्ग नेक। ये पेंटिंग इटालियन पेंटर परमिगियानिनो ने 1534 और 1535 के बीच में बनाई थी। अब इस पेंटिंग में
थोड़ा मॉडर्न डे ब्यूटी की झलक देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो बॉडी के प्रोपोर्शंस हैं उनको इलोंगेट करके या लंबा करके दिखाया है। जैसे आप लॉन्ग लेग्स, लॉन्ग नेक, ये सारे प्रोपोर्शंस आप इलोंगेटेड हुए देख सकते हो पेंटिंग में, जो कि ब्यूटी और ग्रेस को सिग्निफाई करने के लिए बनाया गया था। पार्मिगियानिनो को कमीशन किया गया था ताकि वो जीसस को और मैरी को पेंट कर सकें। पार्मिगियानिनो बहुत टैलेंटेड पेंटर थे, तो वो कई सारे ड्राफ्ट्स बनाकर उन्होंने पेश किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1540 में इस पेंटिंग के अनफिनिश्ड स्टेट में ही उनकी फीवर के चलते मौत हो गई। अब उनका परफेक्शनिस्ट माइंडसेट था, यानी कि वो हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट चाहते थे, और यही कारण रहा कि उनकी पेंटिंग्स अधूरी रह गई। इस पेंटिंग के कई सारे वर्जन्स उन्होंने बनाए थे, सारे के सारे वर्जन्स ही इनकम्प्लीट हैं। पेंटिंग के बैकग्राउंड में ज़रा ध्यान से देखो तो पीछे का जो कॉलम है और जो पीछे आसमान है और एक दो छोटी मोटी चीज़ें, ये चीज़ें अनफिनिश्ड हैं पेंटिंग में, तो इसीलिए इस पेंटिंग को अनफिनिश्ड कहा जाता है। 12वें नंबर पर एक बड़ी मज़ेदार पेंटिंग है। इस पेंटिंग का नाम है ट्रीटी ऑफ पेरिस। ये पेंटिंग बेंजामिन वेस्ट ने 1783 में बनाई थी। अब इस पेंटिंग को समझने से पहले ये समझते हैं कि इस पेंटिंग में डिस्क्राइब क्या किया गया है। तो इस पेंटिंग में ट्रीटी ऑफ पेरिस को डिस्क्राइब किया है। ट्रीटी होती है कोई भी समझौता, जब हम पीस डिक्लेयर करते हैं और आपस में समझौता करते हैं कि अब हम वॉर नहीं करेंगे, तो इसके लिए ट्रीटीज साइन की जाती हैं। तो इस पेंटिंग में भी कुछ ऐसा ही सीन दिखाया गया है, जहाँ पर फ्रेंच, स्पेनिश, यूएस, डच, ये सारे ही कंट्रीज के लोग आए हुए हैं और आपस में समझौता करके एक ट्रीटी को साइन करने जा रहे हैं। इस ट्रीटी से कई सारे फ़ायदे हुए थे, जैसे यूएस के 13 स्टेट्स इंडिपेंडेंट हो गए थे और प्रिजनर्स ऑफ वॉर यानी कि जो जंग के कैदी थे उनको भी रिहा कर दिया गया था। तो इसीलिए ये ट्रीटी बड़ी इम्पोर्टेंट थी और इसी ट्रीटी को कमेमोरेट करने के लिए, याद करने के लिए बेंजामिन वेस्ट को ये काम दिया गया था कि इसका एक पोर्ट्रेट बनाकर इसको याद रखा जाए। लेकिन इस पेंटिंग को पूरा करने में दिक्कत ये आ गई कि जो ब्रिटिश के प्रतिनिधि थे, जो डेलीगेट्स थे, उन्होंने पेंटिंग के लिए पोज करने से मना कर दिया, क्योंकि वो इस ट्रीटी में अपनी हार को एक्सेप्ट कर रहे थे एक तरह से। इसीलिए उन्होंने पेंटिंग में अपीयर होने से और पोज देने से मना कर दिया। अब देखो, पेंटिंग में ध्यान से देखोगे तो कुछ वाइट स्पॉट आपको दिखेगा जो खाली है, वहां पर ही ब्रिटिश डेलीगेट्स अपीयर होने थे। बस यही रीज़न है कि ये पेंटिंग आज भी अनफिनिश्ड है और इसको फिनिश करने का अब कोई रीज़न बचा भी नहीं है। अगर आज आपको ये पेंटिंग विजिट करके देखनी है तो एडम्स नेशनल हिस्टोरिकल पार्क में आप ये पेंटिंग डिस्प्ले पर देख सकते हो। 11वें नंबर पर आती है पोर्ट्रेट ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन। ये अधूरी पेंटिंग गिलबर्ट स्टुअर्ट ने 1796 में पेंट की थी। वैसे गिलबर्ट स्टुअर्ट की बात करूं तो ये बड़े रेस्पेक्टेड पोर्ट्रेट आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने हजारों लोगों की, हजारों सेलिब्रिटीज की पोर्ट्रेट्स बनाई हैं। तो गिलबर्ट स्टुअर्ट के बारे में भी किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब साल था 1795 यानी 1795। गिलबर्ट को कमीशन मिला कि वो जॉर्ज वॉशिंगटन का पोर्ट्रेट बनाए, और उन्होंने जब पोर्ट्रेट बनाया तो वो पोर्ट्रेट इमीडिएटली इतना सक्सेसफुल हो गया कि जॉर्ज वॉशिंगटन की वाइफ ने कहा कि एक पोर्ट्रेट और बनाया जाएगा। तो अगले ही साल 1796 में स्टुअर्ट ने दोबारा से पोर्ट्रेट बनाना शुरू किया, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ चालाकी करी। अब वो चालाकी क्या थी? उन्होंने हेड और थोड़ा सा बॉडी का पोर्शन बनाया, उसके बाद उस पेंटिंग को इंटेंशनली अधूरा छोड़ दिया, बिना किसी रीज़न के अधूरा छोड़कर चले गए। वो ऐसा सोचते थे कि अगर पेंटिंग को अधूरा छोड़ेंगे तो इसके अराउंड थोड़ी मिस्ट्री रहेगी, लोग क्वेश्चन करेंगे कि क्यों अधूरा है, और लोगों का इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बिल्ड होगा इस पेंटिंग को लेकर। और उनका ये मूव सक्सेसफुल भी रहा। उन्होंने क्या किया, इस अधूरी पेंटिंग्स की कई सारी कॉपीज़ बनाई और हर कॉपी को $100 का बेच दिया। सोचो, मैं 1796 की बात कर रहा हूँ, तो $100 कितने वैल्यूएबल होते होंगे उस टाइम में। मॉडर्न डे में इस पेंटिंग की सिग्निफिकेंस ये है कि आज US डॉलर बिल यानी कि US के बैंक नोट्स पर आप जॉर्ज वॉशिंगटन का इसी तरह का पोर्ट्रेट्स देखते हैं। पेंटिंग्स की तो बात बहुत कर ली, अब थोड़ी सी अनफिनिश्ड किताबों की बात करते हैं। ये भी मास्टरपीसेस में आती हैं, तो अनफिनिश्ड बुक्स देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो इसी सीरीज में 10वें नंबर पर आती है कैंटरबरी टेल्स। ये बुक जेफरी चौसर ने 1387 से लेकर 1400 के बीच में लिखी, यानी कि 13 साल लगाए इस मास्टरपीस को लिखने में, और फिर भी ये मास्टरपीस अधूरा रह गया। वैसे आज भी ये नॉवेल क्लासिक नॉवेल्स में गिनी जाती है और अब भी 600 साल पुरानी है ये। कैन यू बिलीव इट? अपनी इस कैंटरबरी टेल्स में जेफरी ने 27 तीर्थयात्रियों को या पिलग्रिम्स को दिखाया है। इन 27 पिलग्रिम्स की जनरल कहानी है। अब थीम बड़ा सिंपल था कि ये कैंटरबरी जाएंगे
तो जाते टाइम भी 2 कहानियां सुनाएगा हर पिलग्रिम और लौटते समय भी 2 कहानियां सुनाएगा हर पिलग्रिम, यानी कि हर पिलग्रिम को 4 कहानियां इन टोटल सुनानी है। ओरिजिनली जेफरी चौसर चाहते थे कि वो 100 से ज्यादा टेल्स लिखे इस कैंटरबरी टेल्स के अंदर, यानी कि 100 छोटी छोटी कहानियों को जोड़ें, लेकिन वो 24 ही लिख पाए। अब क्योंकि ये पिलग्रिम्स के बीच में आपस में कॉन्टेस्ट था कि कौन सबसे अच्छी कहानी सुनाए और कौन इस कॉन्टेस्ट को जीत पाए, लेकिन सन 1400 में ही जेफरी चौसर की डेथ हो गई और ये कभी कोई नहीं जान पाएगा कि वो स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट कौन सा पिलग्रिम जीता। लेकिन ये कहानी यही नहीं रुकती। जेफरी चौसर की डेथ के बाद जो उनकी अधूरी मैन्युस्क्रिप्ट्स थी उनको पूरा करने की कई लोगों ने कई सारी कोशिशें की और इसके अलग अलग वर्जन्स आप आर्काइव में जाकर देख सकते हो। 9वें नंबर पर आती है द रॉन्ग्स ऑफ वुमन। ये नॉवल इंग्लिश राइटर मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने 1798 में लिखी थी। ये बुक एक सीक्वल थी इससे पहले लिखी गई बुक की। मैरी ने 6 साल पहले यानी 1792 में एक बुक लिखी थी, उसका नाम था ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वेमेन। तो इसी की कहानी को उन्होंने अपनी इस 1798 नॉवल में कंटिन्यू किया था। इस बुक में ज्यादातर फेमिनिन आइडियोलॉजीज के साथ प्ले अराउंड किया है मैरी ने। ये कहानी रिवॉल्व करती है मारिया के अराउंड। मारिया का हस्बैंड उसको एक इंसेन असाइलम में डाल देता है, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस भी हो सकती है या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जहां मारिया खुद को ट्रैप्ड फील कर रही है, फंसा हुआ फील कर रही है। वैसे देखा जाए तो ये ब्रिटेन की पेट्रियार्कल सोसाइटी और जो मैरिज इंस्टीट्यूशन था, यानी ज़बरदस्ती शादी करवा दी जाती थी लोगों की, ये उसके ऊपर बहुत अच्छा सटायर था। मैरी की डेथ हो गई थी 1797 में जब उन्होंने अपनी डॉटर को बर्थ दी। उसके कुछ दिन बाद ही उनकी डेथ हो गई थी और इसीलिए उनकी अनफिनिश्ड नॉवल अनफिनिश्ड ही रह गई हमेशा के लिए। अगले ही साल 1798 में उनके हस्बैंड ने उनके इस काम को पब्लिश किया। 8वें नंबर पर आती है वाइव्स एंड डॉटर्स। ये नॉवल एलिजाबेथ गास्केल ने 1866 में पब्लिश की थी। वैसे तो इस बुक का कुछ हिस्सा उन्होंने 1865 में ही लिख लिया था, जो द कॉर्नहिल मैगजीन में फीचर भी हुआ था। हालांकि 1865 में ही उनकी डेथ हो जाने से ये काम अधूरा रह गया, लेकिन फिर भी लोग ऐसा मानते हैं कि ये उनका अब तक का सबसे लंबा और फाइनेस्ट वर्क है। ये कहानी 1830s के आसपास सेटअप की गई है और इंग्लैंड में रहने वाली कई सारी फैमिलीज की कहानी को दिखाया गया है। इस बुक का आखिरी चैप्टर या फिनिशिंग चैप्टर उनके एडिटर फ्रेडरिक ग्रीनवुड ने पूरा किया और वो ऐसा मानते थे कि एलिजाबेथ भी यही लिखना चाहती थी। अब 7वें नंबर पर आती है द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड। ये नॉवल चार्ल्स डिकेंस ने 1870 में लिखी थी। अगर आपने चार्ल्स डिकेंस की कोई भी नॉवल नहीं पढ़ी है तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि चार्ल्स डिकेंस की नॉवेल्स पढ़ना स्टार्ट करो। चार्ल्स डिकेंस कई सारी नॉवेल्स के लिए फेमस हैं, जैसे ओलिवर ट्विस्ट, अ क्रिसमस कैरोल, अ टेल ऑफ टू सिटीज, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ये कई सारी नॉवेल्स हैं जो आप पढ़ सकते हो। लेकिन जैसा इस बुक का नाम है द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड, इसके साथ भी उतनी ही मिस्ट्री जुड़ी हुई है क्योंकि ये नॉवल अनफिनिश्ड है, पूरी नहीं लिखी गई। इस नॉवेल का बेसिक प्लॉट है एडविन ड्रूड और रोजा बड की कहानी। इन दोनों के बीच ट्रबल्ड रोमांस होता है, उसी को इस नॉवल में लिखा गया। लेकिन अफसोस चार्ल्स डिकेंस ने जो 12 चैप्टर प्लान किए थे इस नॉवल के लिए, उनमें से वो केवल 6 ही लिख पाए अपनी डेथ से पहले। यही रीजन है कि लोगों को कभी भी पता नहीं चलेगा कि एडविन ड्रूड कहाँ गायब हो गया था स्टोरी के बीच से ही। मैं जो भी नॉवेल्स और पेंटिंग्स आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ उनके सोर्स और उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप चेकआउट कर सकते हो। 6ठे नंबर पर आती है सैंडिशन। ये नॉवल जेन ऑस्टन की लिखी हुई है। अब ये पब्लिश 1925 में हुई थी। अब जेन ऑस्टन ने ये नॉवल 100 साल पहले 1817 में लिखी थी, लेकिन अपनी डेथ से पहले जेन ऑस्टन ने इस नॉवल के 11 चैप्टर्स को लिख लिया था और बुक का टाइटल भी कुछ और था। बुक का टाइटल था द ब्रदर्स, लेकिन ये 1925 तक पब्लिश नहीं हुई और जब पब्लिश हुई तो इसका नाम चेंज करके सैंडिशन कर दिया। इस नॉवल में भी कुछ रोमांटिक एंगल है और 2 कैरेक्टर्स के बीच का रोमांस दिखाया गया है, जहां लड़की एक लाइवली कैरेक्टर है जिसका नाम है शार्लॉट हेवुड और लड़का है बड़ा चार्मिंग सा सिडनी पार्कर। हमने नॉवेल्स की और पेंटिंग्स की बात तो कर ली, अब थोड़े से आर्किटेक्चर्स भी देख लेते हैं। कुछ बिल्डिंग्स ऐसी देखते हैं जो किसी न किसी वजह से अधूरी रह गई। 5वें नंबर पर आता है टाक्यो टेम्पल, जो कैम्बोडिया में देख सकते हैं हम। इसको बनाने की शुरुआत लेट 9th सेंचुरी में हो चुकी थी, यानी कि आज से लगभग 1100 साल पहले। कैम्बोडिया के एंकोर वॉट टेम्पल तो हम सबने देखे हैं, जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट टेम्पल्स में से आते हैं।
उसी का ये हिस्सा था टाक्यो टेम्पल। टाक्यो टेम्पल पूरी तरह से सैंडस्टोन का बना है या बलुआ पत्थर जिसको बोलते हैं, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन कभी भी फिनिश नहीं हो पाया। इसके कई सारे रीजंस थे फिनिश ना होने के, लेकिन मेन रीजन था पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, यानी कि रूलर्स या किंग्स चेंज हो रहे थे जब ये टेम्पल कंस्ट्रक्ट हो रहा था, तो सब अपने हिसाब से काम करवाना चाहते थे इस टेम्पल में। अगर आप कोई भी हिंदू टेम्पल को ध्यान से देखोगे तो उसमें इंट्रिकेट डिटेल्स होती हैं, कुछ कार्विंग्स होती हैं, कई सारे स्टैचूज़ बने हुए होते हैं जिसमें फाइन डिटेल्स दी जाती हैं। लेकिन इस टाक्यो टेम्पल में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत सिंपल डिज़ाइन में बना हुआ है। इसका रीज़न ये है कि इस पर भी इंट्रिकेट डिटेलिंग्स की जानी थी, लेकिन पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के चलते इस पर कोई भी डिज़ाइन नहीं बन पाया। चौथे नंबर पर आता है सिएना कैथेड्रल, जो सिएना में ही है। अब मजे की बात यह है कि ये कैथेड्रल बनना कंप्लीट हो गया था इसके कंस्ट्रक्शन में, लेकिन फिर भी इसको अनफिनिश्ड आर्किटेक्चर्स में गिना जाता है। उसका रीज़न ये है कि जितना साइज में ये बना उससे डबल साइज में ये बनाया जाना था, यानी कि एक्सपेक्टेड साइज इससे भी डबल था जितना ये बन के कंस्ट्रक्ट हुआ था। अब ऑफिशियली ये 1215 में बनना स्टार्ट हुआ था और 1348 में लगभग 125 साल बाद ये बनकर तैयार हो चुका था। लेकिन 1339 में इसके पूरे बनने से कुछ साल पहले ये डिसाइड हुआ कि इसको एक्सपैंड किया जाएगा, लेकिन एक्सपेंशन का काम रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि 1347 में आया ब्यूबोनिक प्लेग, जिसने कई सारे लोगों को मार गिराया। ये आज की महामारी का इक्विवेलेंट है जो 14th सेंचुरी में उस टाइम पर हुआ था। अगर इसके आर्किटेक्चर को हम ध्यान से देखें तो हमें कई सारे प्लेसेस ऐसे मिल जाएंगे जहां पर अनफिनिश्ड आर्किटेक्चर हमें देखने को मिल सकता है। अब ये कैथेड्रल एज अ म्यूजियम भी सर्व करता है, तो आप इसको एज अ म्यूजियम विजिट कर सकते हो। तीसरे नंबर पर आता है द मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट। ये आर्ट म्यूजियम न्यूयॉर्क में आप देख सकते हो। इस म्यूजियम का कंस्ट्रक्शन 100 साल से भी ज्यादा चला। ये म्यूजियम 1870 में बनना स्टार्ट हुआ और 1903 में जाकर इसका कंस्ट्रक्शन फिनिश हुआ। इस म्यूजियम की भी कुछ सिएना कैथेड्रल जैसी ही कहानी है, यानी कि देखने में ये कंस्ट्रक्शन पूरा लगेगा, आप कुछ भी ऐसा नोटिस नहीं कर सकते जो अधूरा रहा हो। बट इसका जो इनिशियल कॉन्सेप्ट था, जिस साइज में इसको बनाया जाना था, वो कुछ और ही था। म्यूजियम के फसाड यानी कि फ्रंट पोर्शन को रीडिजाइन किया जाना था, तो इसीलिए एक अमेरिकन आर्किटेक्ट रिचर्ड मॉरिस हंट को ये काम दिया गया। 1901 में आया फाइनेंशियल क्राइसिस, जहां पर इसके कंस्ट्रक्शन को रोकना पड़ा। उसके बाद दोबारा से कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और 1903 में इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया। लेकिन जो बीच में काम रुका था, उसी दौरान इसके पिलर्स पर लाइमस्टोन लगाया गया, जिस पर छोटी छोटी बारीक डिज़ाइनिंग होनी थी, लेकिन वो डिज़ाइनिंग आज भी पूरी नहीं हो पाई। और अगर आज भी हम इस म्यूज़ियम को विजिट करके देखेंगे तो हमें वो लाइमस्टोन एज इट इज़ उन पिलर्स पर लगा हुआ मिल जाएगा। दूसरे नंबर पर आती है ला सग्रादा फैमिलिया। ये बार्सिलोना में सिचुएटेड है। ला सग्रादा फैमिलिया का लिटरल मीनिंग होता है द बेसिलिका ऑफ द होली फैमिली। ये एक स्पेनिश फ्रेज है। अब इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन 1882 में स्टार्ट हुआ था और 1926 में जाकर पूरा हुआ। बट आप कहोगे अगर कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया तो ये अनफिनिश्ड कैसे है? ला सग्राडा फैमिलिया के आर्किटेक्ट एंटोनी गाउडी बहुत फेमस आर्किटेक्ट रह चुके हैं अपने टाइम के। अब कहानी बड़ी मज़ेदार है। सब कुछ ठीक चल रहा था, कंस्ट्रक्शन अच्छे से हो रहा था और एंटोनी गाउडी ही खुद इस प्रोजेक्ट को ओवरलुक कर रहे थे। लेकिन 1926 में अनफॉर्चुनेटली गाउडी की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन कुछ टाइम के लिए रुक जाता है। उसके 4 साल बाद ही 1930s में स्पेनिश सिविल वॉर होने लगी, जिसकी वजह से काम पूरी तरह से हॉल्ट पर आ गया, यानी कि रुक गया। अब इस स्पेनिश सिविल वॉर में बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज हुई। एंटोनी गाउडी की जो वर्कशॉप थी जिसमें उनके सारे डिजाइन्स रखे हुए थे, वो वर्कशॉप डिस्ट्रॉय हो गई और उसी के साथ इस बिल्डिंग के सारे ही आर्किटेक्चरल डिजाइन्स खत्म हो गए। अब तो केवल गेस वर्क ही बचा है और ये कोई नहीं जान पाएगा कि एंटोनी गाउडी इस बिल्डिंग को किस तरह से पूरा देखना चाहते थे। और मजे की बात यह है कि इसका कंस्ट्रक्शन आज भी चल रहा है और 2026 तक एक्सपेक्टेड है कि पूरा हो जाएगा। पहले नंबर पर जो बिल्डिंग है उसकी बहुत ही मजेदार स्टोरी है। इस बिल्डिंग को कहा जाना था द पैलेस ऑफ द सोवियत। ये उस टाइम के सोवियत यूनियन की कैपिटल मॉस्को में बनाई जानी थी। 1930s एक ऐसा टाइम है जब स्टालिन का रूल चल रहा था और स्टालिन के रूल में कई सारे अमेजिंग आर्किटेक्चरल डिजाइन्स को बनाया गया जो आज भी मॉस्को में हम देख सकते हैं। 1931 में स्टालिन के रूल के
के ही अंडर एक कॉन्टेस्ट रखा गया और इस कॉन्टेस्ट में सबसे शानदार महल को बनाकर खड़ा करना था। एक से एक बढ़ के कई सारे प्लान्स लेड आउट किए गए, कई सारे प्लान्स सामने आए। उनमें से ही एक प्लान था द पैलेस ऑफ द सोवियट्स। 1938 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू तो हो गया, लेकिन उसके एक साल बाद ही कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जी हाँ, वो है वर्ल्ड वॉर 2। तो वर्ल्ड वॉर 2 के स्टार्ट होते ही सब कुछ रुक गया, सारी चीज़ें हॉल्ट पर आ गई। तो इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन भी वहीं रुक गया। अगर इस बिल्डिंग की फीचर्स की बात करूं तो ये बिल्डिंग इतनी ऊंची बनाई जानी थी कि ये क्लाउड्स तक चली जाए, मतलब आप नीचे से खड़े होकर इस बिल्डिंग का टॉप नहीं देख पाते। और इस बिल्डिंग के टॉप पर 328 फीट ऊंचा व्लादिमीर लेनिन का स्टैचू लगाया जाना था। 1957 में केवल नींव ही पड़ी थी इस बिल्डिंग की, लेकिन इस बिल्डिंग का सारा कंस्ट्रक्शन वर्क रोका और इस प्रोजेक्ट को तहस नहस कर दिया गया। तो ये थे 15 ऐसे मास्टरपीसेस जो किसी न किसी वजह से अधूरे रह गए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों में शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।